काला जादू, अंधविश्वास। मीरवाइज उमर फारूक उन्होंने अंधविश्वास और काला जादू के ऊपर जबरदस्त इजहार अफसोस किया है और इस बात पर नाराजगी भी जताई है कि काला जादू वादी कश्मीर में बढ़ गया है। पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिस वीडियो में एक औरत कब्र के पास जाती है और कब्र से कोई सामान बाहर निकाल रही होती है और कुछ नौजवान उसका पीछा करना शुरू करते हैं। वो वीडियो भी वादी कश्मीर से वायरल हुआ। उस वीडियो के वायरल होने के बाद उम्मीद और तवक्का तो ये थी कि अलग अलग फिरकों से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े मौलाना और मुफ्ती हजरात अपनी फिरका वाराना जंगें बंद करके इन तमाम चीजों का मुकाबला करने के लिए यकजा हो जाएंगे। लग ये रहा था कि शायद फिरकावारियत कम होगी और समाज में जो बीमारियां हैं उन बीमारियों का इलाज यकजा होकर कैसे किया जाए, समाज को इन तमाम बीमारियों से बाहर कैसे निकाला जाए, इस पर गौर खौज होगा। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हां, अपनी अपनी मस्जिदों से ऐलानन लोगों ने कहा कि यूं मत कीजिए, यूं मत कीजिए, मगर वो जो कौम के लिए दर्द और तकलीफ दिल में होनी चाहिए, जिस दर्द और जिस तकलीफ के चलते एक दूसरे के पास जाकर बैठना चाहिए था, सर जोड़कर फैसला करना चाहिए था कि कौम की बहबूदी के लिए, कौम की भलाई के लिए हम लोग मिलकर लड़ाई करेंगे, अंधविश्वास और काले जादू से लोगों को आजादी दिलाएंगे, ये बात कहीं सुनने को नहीं मिली। आपने अगर गौर से सुना होगा, मैंने कहा अपनी अपनी मस्जिदों में, मैंने अपनी अपनी इसलिए इस लफ्ज इन अल्फाज को इस्तेमाल किया क्योंकि देवबंदियों की अपनी मस्जिद, बरेलवियों की अपनी मस्जिद, अहले हदीस की अपनी मस्जिद और उसके अलावा जो बाकी फिरके हैं उनकी अपनी अपनी मस्जिदें, सबके अपने अपने इमाम, सबके अपने अपने खतीब, सबके अपने अपने मुअज्जिन, सबका अजान देने का अपना अपना तरीका। वही था ख्वाब जो सबने मिलकर देखा था, अब अपने अपने कबीलों में बंट के देखते हैं। और हकीकत भी यही है कि अब वही ख्वाब सब अपने अपने कबीलों में बंट के देखते हैं। काले जादू को लेकर जो इल्मी बात लोगों के बीच में पहुंचानी चाहिए थी, मौलाना और मुफ्ती हजरात में बात नहीं पहुंचाते। लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि इस दौर में, इस वक्त में, जब आपको इस बात पर फिक्रमंद होना चाहिए, एक छोटा सा मुल्क, जजीरे अरब में एक छोटा सा मुल्क 6 अरबी ममालिकों के ऊपर भारी पड़ रहा है, उसको जिधर मर्जी आती है उधर चला जाता है, जहां मर्जी आती है वहां निशाना बनाता है और अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो चाहता है वो करता है। यूनाइटेड नेशंस तमाशा देख रहा है, तमाम ममालिक तमाशा देख रहे हैं और इसके बीच में जो चीज और जो फिक्र लोगों के अंदर आ जानी चाहिए थी, वो चीज और फिक्र नहीं आ रही है। बल्कि कब्रें जिनको लेकर कहा गया, बार बार कहा गया कि कब्र के पास जब जाते हो तो अल्लाह ताला से पनाह मांगा करो, ये दुआएं किया करो कि या अल्लाह, जब मेरी बारी आएगी कब्र के अजाब से मेरी आसानी करना। ये कहा गया कि कब्रों को जब देखते हो तो अपनी जिंदगी का मुहासबा किया करो, पता किया करो कि तुम कहां खड़े हो। कब्र के पास से गुजरते हो तो फौरन अपने अमाल की कोशिश किया करो कि मेरे अमाल कैसे हैं, मैं कैसा हूं, मुझे अपने अंदर क्या बदलाव लाने की जरूरत है, मेरा तौर तरीका कैसा है, मुझसे मेरे माशरे को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, मेरे पड़ोस में रहने वाले के लिए मैं बाइस रहमत हूं या बाइस जहमत हूं, मेरे पड़ोस में रहने वाले के लिए क्या मैं एक अच्छी खबर हूं या मैं बुरी खबर हूं। इन तमाम चीजों पर जहां हमें गौर फिक्र करना चाहिए था। कब्र इंसान को बहुत सारी चीजें याद करवाती है। कब्र इंसान को यह बात बार बार याद करवाती है कि दुनिया आरजी है, दुनिया फानी है, छोड़कर जाना है और मेरे पास ही आना है। कब्र बार बार ये कहती है। कब्र की, और मुझे तो लगता है खौफ इंसान को इतना आना चाहिए कि इंसान की हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए इस तरह का कोई काम करने की। मगर न जाने लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आती है कि कोई कब्र के अंदर दफन है, इंतजार कर रहा है उस दिन का जिस दिन अल्लाह के यहां हिसाब किताब होगा। आप जाकर उस कब्र के अंदर अपना कोई कपड़ा डाल रहे हैं, कोई चीज डाल रहे हैं। कौन है ये पीर जो ये सब कुछ बांट रहे हैं? कौन है ये आलिम जो ये सब कुछ बांट रहे हैं? अगर इतनी ताकत और इतनी हिम्मत और इतनी सकत आपके अंदर है तो और बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं।
जहां मेरा और आपका रिश्ता साइंस से होना चाहिए था, जहां मेरा और आपका रिश्ता ज्योग्राफी से होना चाहिए था, जहां मेरा और आपका रिश्ता जो इस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ होना चाहिए था, जहां मेरा और आपका रिश्ता इस वक्त की जो न्यूरो साइंस दुनिया में तरक्की कर रही थी उस पर हमारा फोकस होना चाहिए था, जहां मेडिकल साइंस के बड़े बड़े कमालात हम करने चाहिए थे, जहां लेबोरेटरियों में हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया में सबसे ज्यादा होना चाहिए था, जहां लाइब्रेरियों में हमारा हुजूम होना चाहिए था, जहां हर तरह का इल्म हमारे पास होना चाहिए था, वहां हम किन चक्रों में पड़ गए हैं, वहां हमारी फिक्र क्या हो गई है, वहां हमारी सोच क्या हो गई है। मेरी गुजारिश है उन तमाम मौलानाओं से, मुफ्तियों से, क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों की है। हम लोगों को आप ऐसे भी कहते हैं कि भाई आपका ये काम नहीं, आप अपना काम कीजिए, क्योंकि इस मैदान के एक्सपर्ट हम हैं, क्योंकि ये भी आप लोग बार बार तंबीह करते हैं। आप लोग कई वीडियोज मैंने देखी, तंबीह की गई है, फलाना इस बात पे बिल्कुल आप बात मत करना, हम एक्सपर्ट हैं, ये एक्सपर्टीज हमारे पास है, इसमें डिग्री हमारे पास है, इसमें बैचलर्स और मास्टर्स हम लोगों ने की हुई है। बैचलर्स भी आपको मुबारक, मास्टर्स भी आपको मुबारक। मेहरबानी करके समाज के अंदर जो ये बीमारियां आ रही हैं, समाज को ये बीमारियां जो बीमार कर रही हैं, इनका कलाकुमा करने की कोशिश करें, निकालें समाज को इससे बाहर। लोग काले जादू की तरफ क्यों जा रहे हैं, लोग साइंटिफिक रीजन को क्यों नहीं समझ रहे हैं, इसका पता करने की कोशिश कीजिए। आप उस दुनिया और उस दौर में हैं जिस दौर में इकोनॉमी ये तय करती है कि आप कितनी बड़ी ममलिकत होंगे, आप कितना बड़ा मुल्क होंगे। आप उस दौर में गुजर रहे हैं जिस दौर में सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को घेर रखा है। आप उस दौर और उस वक्त से गुजर रहे हैं जब साइंस का बोलबाला है। आपको यहां से हज करने के लिए मक्का पहुंचना होता है, या तो पहले बहरी जादू से जाया करते थे, वो भी साइंस की ऐजाद, और या आज आप जहाज से जाते हैं। इनकार क्यों नहीं करते हम जहाज से नहीं जाएंगे? क्यों नहीं पता करते कि बोइंग का सीईओ कौन है? क्यों नहीं पता करते कि एयरबस का सीईओ कौन है? कई अजीबोगरीब बातें होती हैं। आप बाइकाट की मुहिमें छेड़ देते हैं, फलां का बाइकाट कर दीजिए, फलां का बाइकाट कर दीजिए। इसराइल में यूं हो रहा है तो फलां कंपनी का बाइकाट कीजिए। जहाजों का भी बाइकाट क्यों नहीं करते? बोइंग का बाइकाट क्यों नहीं करते? एयरबस का बाइकाट क्यों नहीं करते? कार का बाइकआउट क्यों नहीं करते? क्या आप जानते हैं जो गाड़ी आप चलाते हैं, जिस मर्सिडीज में आप बैठते हैं, जरा मर्सिडीज बनाने वालों से ये पूछिए, इस मर्सिडीज के अंदर जो सामान लगा हुआ है, इस सामान का कितना हिस्सा वो लोग बना रहे हैं जिन लोगों के खिलाफ आप बाइकआउट की मुहिम छेड़ रहे हैं। जरा मालूम कीजिए जो मोबाइल आपके हाथ में है, उस मोबाइल के मैन्युफैक्चरर कौन है? उस मोबाइल की चिप जो बनती है, जिसके अंदर मोबाइल का पूरा दिमाग होता है, वो चिप बनाने वाला कौन है? जरा ये सब चीजें मालूम कीजिए और फिर सोचिए हम कहां खड़े हैं। फिर सोचिए कि पिछले 400 साल में हमने क्या कंट्रीब्यूट किया साइंस की दुनिया में, ज्योग्राफी की दुनिया में, हिस्ट्री की दुनिया में, मैथ्स की दुनिया में। हमने क्या कंट्रीब्यूट किया मेडिकल साइंस की दुनिया में, हमने क्या कंट्रीब्यूट किया टेक्नोलॉजी की दुनिया में, हमने क्या कंट्रीब्यूट किया वॉरफेयर की दुनिया में। आप पूरी दुनिया में देखते हैं, कोई इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं है जिस इस्लामी मुल्क में किसी न किसी किस्म की कोई न कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आपको जानकर हैरत होगी, जो हथियार इन मुल्कों में इस्तेमाल होता है, वो हथियार भी सारा उन्हीं मुल्कों से आता है जिन मुल्कों के खिलाफ बाइकाट की मुहिम छेड़ी जा रही है। जो जंग इस वक्त लेबनान में हो रही है, उस जंग में दोनों तरफ से जो हथियार इस्तेमाल हो रहा है, वो हथियार भी उन्हीं मुल्कों से आया है जिन मुल्कों के खिलाफ बाइकाट की मुहिम छेड़ी जा रही है। तो इसलिए खुदारा कम से कम मुफ्तियों की, मौलानाओं की, उन तमाम बुजुर्गों की जिन्हें अल्लाह ने वो नजर बख्शी है, जिस नजर से उनको समझ आ रहा है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को काले जादू से, लोगों को इस अंधविश्वास से बाहर निकालें। आप साल 2024 में हैं और साल 2024 में ये सूरत हाल है, साल 2024 में आपकी ये सूरत हाल है कि आप अंधविश्वास, काला जादू, इन सारे चक्रों में पड़े हुए हैं। काश कि आप ये समझते कि दुनिया तरक्की करके कहां पहुंच चुकी है। काश आपको ये समझ आती कि वक्त की जरूरत क्या है, इस दौर और इस टाइम में हमको क्या करने की जरूरत है। काश ये कुछ होता, और काश ये होता कि जिन लोगों ने फिरकावारियत का अलम बुलंद किया हुआ है, जो आज भी इस दौर में भी, इस वक्त में भी, मैं देखता हूं अलग अलग तरह की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं, और उन वीडियोज में आपकी तकरारें, आपका एक दूसरे के ऊपर तंज, आपका एक दूसरे को जन्नती और जहन्नमी कहना,
آپ کا ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ بانٹنا, آپ کا ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ تم ٹھیک نہیں ہو میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک نہیں ہوں تم ٹھیک ہو, یہ لڑائیاں, یہ جھگڑے, اور اس کے بعد یہاں تک چلے جانا کہ آپ نے کہنا کہ تم نے ٹھیک نہیں کہا سر قلم کر دو, تم نے ٹھیک نہیں کہا سر قلم کر دو. یہ سب چیزیں آپ اس دور اور اس وقت میں کر رہے ہیں جس دور اور جس وقت میں ضرورت تھی کہ آپ لائبریری میں ہوتے, آپ لیبارٹری میں ہوتے, آپ میڈیکل سائنس کے فیلڈ میں کمال کر رہے ہوتے, آپ جیوگرافی کے فیلڈ میں کمال کر رہے ہوتے, آپ ہسٹری کے فیلڈ میں کمال کر رہے ہوتے, آپ فارماسیوٹیکلز میں کمال کر رہے ہوتے, آپ میڈیکل سائنس کے میڈیکل اکوپمنٹس بنا رہے ہوتے, آپ کورونا جب بیماری آئی آپ اس کا ویکسین تلاش کر رہے ہوتے, آنے والے وقت میں بایولوجیکل ویپنز کا استعمال ہو سکتا ہے, بایولوجیکل ہتھیاروں کا استعمال ہو سکتا ہے, اس کے لیے شیلڈ کیسے تیار کی جا سکتی ہے, آپ وہ سب کچھ کر رہے ہوتے. لیکن افسوس کہ ہم ان تمام چیزوں سے کوسوں میل دور ہیں. اور جب میں کوئی بات کہتا ہوں تو وہ بات آپ کو بڑی تلخ لگتی ہے, اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں وہ میں بالکل بڑی باریکی کے ساتھ سنتا ہوں, مگر مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے. وہ جو غالب نے بڑا ایک شعر کہا تھا, اس نے کہا تھا کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو, تو مجھے شعر پورا یاد نہیں آ رہا, یاد آئے گا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن کچھ جو میرے شکوے کو سمجھا تو ناداں سمجھا, کچھ اس طرح کا شعر ہے, مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, ذہن میں آئے گا تو ضرور بتاؤں گا. تو گزارش بیسیکلی میرے مولاناؤں سے, مفتیوں سے, تمام عالموں سے, تمام ذمہ داروں سے, تمام خطیبوں سے, قاریوں سے, اماموں سے, اور ان تمام لوگوں سے جو فلاحی کام کر رہے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے اسے جس بھی طریقے سے روک سکتے ہیں روکنے کی کوشش کریں, لوگوں کو اندھ وشواس اور کالے جادو سے باہر نکالیں. اور مبارکباد میر وائز عمر فاروق کو کہ انہوں نے اس پر بات کی اور بڑی دلیل کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی, ان کو اس کے لیے بہت بہت مبارکباد. پر مجھے لگتا ہے ان کی بات کرنے کے بعد تمام علماؤں کی, مفتیوں کی, مولاناؤں کی, بزرگوں کی, عالموں کی, مفکروں کی, مدبروں کی, سب کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے پر بات بھی کی جائے اور لوگوں کو یہ سب کچھ کرنے سے روکا بھی جائے.